नमस्कार, जय भीम साथियों। अम्बेडकर नामा के 47वें एपिसोड और लाल की क्लास में आप सबका स्वागत है। अगर ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा हो तो लाल की क्लास यूट्यूब चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचाएं। पिछले एपिसोड में हमने कालाराम टेम्पल मूवमेंट आंदोलन जो शुरू हुआ था उसकी बात की थी और इस बात पर ख़त्म किया था कि डॉक्टर अंबेडकर ने 24 मार्च 1932 को जो है 24 मार्च 1930 को गवर्नर को, बॉम्बे के गवर्नर को चिट्ठी लिखा था जिसमें उन्होंने डीएम एसपी ब्यूरोक्रेसी की भूमिका की शिकायत की थी, क्योंकि वहाँ पे जो मैनेज करने में, आंदोलन को मैनेज करने में एक पक्षपातपूर्ण तरीका अपनाया था और साथ ही साथ सरकार को यह चेतावनी भी दी थी कि हमारा संघर्ष जो सवर्ण हिंदू हैं उनके साथ है, सरकार के साथ नहीं है और न हम सरकार से इस संघर्ष को करना चाहते हैं। लेकिन अगर सरकार इस बात को अगर नहीं मानती है तो हम मजबूर होंगे सरकार के खिलाफ ही आंदोलन करने के लिए। बहरहाल एक और महत्वपूर्ण खत उन्होंने 11 अप्रैल 1930 को लिखा गवर्नर को और यह खत लंबा खत है, 3 पेज का चिट्ठी है और मैं ये खत पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने, क्योंकि इसमें जो डीएम का जो रोल था और जो सिपाही का रोल था, एक जिला का मुखिया और जिला का सबसे जो नीचे का तबका का जो ऑफिसर है, सिपाही है, उसका रोल था। इन दोनों की भूमिका को समझने के लिए ये चिट्ठी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप उस रोल को देखेंगे तो अपने आसपास इर्द गिर्द आप ये समझ सकते हैं कि आपके आसपास ब्यूरोक्रेसी किस तरह काम कर रही है। तो चिट्ठी में उन्होंने लिखा गवर्नर को कि बंबई सरकार को नासिक के जिला मजिस्ट्रेट से इसी माह 9 तारीख को सवर्णों और अछूतों के बीच हुए दंगों पर रिपोर्ट मिल गई होगी। 9 अप्रैल को जिस दिन राम जी का रथ निकलना था, राम का रथ निकलना था, उस दिन झगड़ा हुआ था। दंगों का अपना विवरण मैं भी देना चाहता हूं। और पूरा उन्होंने फिर दंगों का डिस्क्रिप्शन दिया और कैसे कैसे एसपी की क्या भूमिका थी, डीएम की क्या भूमिका थी, सिपाही की क्या भूमिका थी, ये सारा विवरण उन्होंने दिया। वो विवरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। दंगे की शुरुआत की चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा कि कालाराम मंदिर नासिक में एक प्रचलन है और प्रचलन के अनुसार पूरे शहर में भगवान राम की रथ यात्रा निकाली जानी थी। इंस्पेक्टर कार्निक, जो कालाराम मंदिर के इंचार्ज थे उस समय, ने मुझसे पूछा कि रथ यात्रा के संबंध में आपकी क्या राय है। मैंने कहा कि अगर अछूतों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है तो मुझे इस यात्रा से कोई परहेज, कोई परेशानी नहीं है। और यह बात कहते समय 2 चीजें मेरे जहन में थी। कहते हैं अंबेडकर की 2 बातें थी जिस पे मैं दृढ़ रहूंगा। पहला कि रथ खींचने में सवर्णों के साथ अछूत भी शामिल होंगे। नंबर 2 कि अस्पृश्य भी, अछूत भी रथ में मूर्ति की पूजा करेंगे। ये 2 बातें उनके जहन में थी। फिर इंस्पेक्टर कार्निक चले गए और बाद में फिर डीएम के साथ वो लौटे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ लौटे। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मुझे बताया कि जो सवर्ण हिंदू हैं आपकी शर्त को उन्होंने मान लिया है और जब प्रोसेशन निकलेगा तब पहले जो सवर्ण हिंदू हैं रथ को मंदिर के मुख्य द्वार तक लाएंगे और जब वे रथ को द्वार से 10 फुट दूर तक खींच चुके होंगे तब उसमें अछूत लोग भी शामिल हो सकते हैं। फिर वे सवर्णों के साथ मिलकर रथ पर बंधी रस्सियों को पकड़कर खींच सकते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पूछा कि क्या मुझे रथ यात्रा पर कोई एतराज है, जिसमें मैंने जवाब दिया मुझे कोई एतराज नहीं है। और फिर शांति बनाए रखने के उद्देश्य से 5000 अछूतों में से 50 अछूतों का चयन किया मैंने और उन्हें बताया कि केवल उन्हें ही रथ खींचने में हिस्सा लेना है।
तो ये तय हो गया था कि छूत अछूत दोनों जो है, अस्पृश्य सस्पृश्य दोनों रथ खींचेंगे। तो जैसा कि तय हुआ था, रथ को सवर्णों द्वारा सस्पृश्य द्वारा मंदिर के द्वार से बाहर लाया गया। लेकिन वे चालाक चतुर थे, वो पुलिस को भी और अछूतों को भी दोनों को आंख में धूल झोंकना चाहते थे। उन्होंने उस समय दो बातें की। पहला कि वे रस्सी के आसपास इस तरीके से इकट्ठा हो गए कि वो जगह ही नहीं बची। इस तरह से रस्सी पकड़े हुए थे सारे सवर्ण हिंदू कि जगह ही नहीं बची कि उसमें जाकर कोई अछूत रस्सी पकड़ ले, उसमें रस्सी खींचने के लिए शामिल हो जाए। दूसरा, मंदिर से बाहर निकलने के बाद रुकने की बजाय, जैसा कि तय हुआ था, इन्होंने रथ लेकर भागना शुरू कर दिया, जिससे अस्पृश्यों को रस्सी पकड़ने के साथ साथ रथ यात्रा में हिस्सा लेने का अवसर, मौका नहीं मिला। सो ये करार का सबसे महत्वपूर्ण उल्लंघन था। सो इस उल्लंघन की वजह से जो अछूत लोग थे, उनकी जो मानवीय जो संवेदनाएं थी, जो भावनाएं थी, आहत होना लाजमी था और वो भड़क गई। तो लेकिन तत्कालिक झगड़े का कारण, वो आगे लिखते हैं कि तत्कालिक झगड़े का कारण पुलिस सिपाहियों द्वारा की गई कार्रवाई थी, जिसमें से अधिकांश हिंदू थे। कि सिपाही जो थे उसमें से ज्यादातर सवर्ण हिंदू थे और उनकी जो कार्रवाई हुई, इससे स्थिति बिगड़ गई। उन्होंने तत्काल उन अस्पृश्यों पर हमला शुरू कर दिया जो थोड़ी सी रस्सी पकड़ पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। झगड़ा उच्च जातीय हिंदू पुलिस द्वारा शुरू किया गया था। जो पुलिस आज भी आसपास देखिए, कई बार जो दंगे होते हैं उसमें पुलिस की क्या भूमिका होती है। जैसे अभी दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में देखा पुलिस ही पत्थर फेंक रही, तो पुलिस सिपाही की क्या भूमिका है, इसकी पड़ताल इसी द्वारा हो जाती है। ऐसे ही होता है कि झगड़ा सवर्ण हिंदू पुलिस द्वारा शुरू किया गया, जिसने खुलकर सवर्णों की तरफदारी की। सो इस तरीके से जो अछूत लोग थे उनको दो तरफा मार झेलना पड़ा, एक सवर्ण हिंदुओं से और दूसरा जो पुलिस के सवर्ण हिंदू सिपाही थे वो दोनों से। और उन्होंने राइफल के बट से और डंडे से उनपे बहुत ही जोरदार तरीके से प्रहार किया। तो अपने आगे लिखते हैं कि अपने आदमियों पर इस तरह का हमला करते देख बाकी अस्पृश्यों ने रथ का पीछा करना शुरू कर दिया, जिसको लेकर जो सवर्ण लोग थे तेजी की रफ्तार से भाग रहे थे। तो जब सवर्णों ने देखा कि पीछे से भीड़ दौड़ी चली आ रही है, जो अस्पृश्यों की भीड़ थी और रथ के काफी करीब पहुंच चुकी है, तो इन सवर्णों ने रथ को छोड़कर खेत में भागे और वहां से उन्होंने सड़क पर खड़े अस्पृश्यों पे ताबड़तोड़ धुआंधार पत्थर चलाना शुरू कर दिया। तो आगे लिखते हैं कि सड़क पे कटीली तार थी एक तरफ और दूसरे तरफ कैक्टस के पौधे लगे हुए थे, उनकी कतारें थी। इसलिए अस्पृश्य इन पत्थरों के हमला से, की बौछार से भाग नहीं सके। परिणाम स्वरूप उनमें से कई लोग घायल हो गए। बाद में उसमें से एक आदमी मरे भी। लेकिन अस्पृश्य बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रहे और इस बात का प्रमाण यह है कि सवर्णों में से कोई भी हताहत नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं आई, कोई हत्या नहीं हुई। तो जो उनके अत्याचार का जो सीमा था, जो पूरा कहानी था, वो बहुत ही दर्दनाक है चित्रण। कि अछूतों का झुंड जिस खेत में से अस्पृश्यों पर पत्थर बरसा रहा था, वहां से वो लोग सत्याग्रह समिति के कैंप में पहुंचे। वही लोग जो लोग पत्थर चला रहे थे, वहां उन्होंने शामियाने गिरा दिए, जो वॉलंटियर्स थे उनकी साइकिलें तोड़ दी, एक जो समिति के सदस्य थे उनके मोटर कार पे पत्थर फेंके, रसोई में काम कर रही स्त्रियों पे पत्थर बरसाए और आसपास घूम फिर रहे बच्चों को भी चोटें पहुंचाए। वहां से इन सवर्णों का जो
बदमाश लोग थे, इनका 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 भीड़, इनका गुट जो है नदी के किनारे पहुंचा, जहां इन्हें कुछ अस्पृश्य पुरुष और स्त्रियां व बच्चे मिले। इन लोगों को उन्होंने बहुत बेरहमी से पीटा, इनकी चीजें जला डाली और कुछ को पानी में फेंक दिया। आगे उन्होंने पत्र में लिखा, डॉक्टर अंबेडकर ने, कि मुझे सूचना मिली कि मुझे मिली सूचना के अनुसार इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। नदी के तट पर ये असहाय जो अछूत लोग थे उनको बहुत कम सहायता प्राप्त हो पाई। अस्पृश्यों का प्रमुख दल इन्हें बचाने के लिए नहीं जा सका, क्योंकि उन्हें अपनी जगह से हिलने से रोक दिया गया था पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा, और उनके आसपास पुलिस का घेरा लगा दिया गया था। क्योंकि अधिकांश पुलिसकर्मी द्वार पर अस्पृश्यों के लोगों को हिरासत में रखने में व्यस्त थे, अतः इसलिए नदी तट पे कुछ कम ही पुलिसकर्मी पहुंच पाए, जिसकी वजह से अछूतों का नुकसान हुआ। जहां तक पुलिस के रवैये का सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर ने गवर्नर को लिखा कि मैं किसी भी तरीके से यह संकेत नहीं देना चाहता कि पुलिस अधिकारियों से मेरी कोई शिकायत है। इसके विपरीत मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। मैं खास तौर से इंस्पेक्टर शेल्के, नागरकर और कराका का नाम लेना चाहूंगा। उन्होंने सत्याग्रह से उत्पन्न हुई जो समस्या थी, जो परिस्थितियां थी, उसमें शानदार काम किया। फिर वो लिखते हैं कि मेरी शिकायत सिपाहियों से है, सिपाहियों के विरुद्ध है, जिन्होंने पक्षपात किया और जिन्होंने बेहद मनमाने तरीके से अस्पृश्यों पर हमला करके अपने जातिवादी सोच का प्रदर्शन किया, उसका परिचय दिया। तो इनके नाम और नंबर वरिष्ठ अधिकारियों को दे दिए जाएंगे और मुझे विश्वास है कि महामहिम उनके विरुद्ध अनुशासन डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश देंगे। अब आते हैं जिला मजिस्ट्रेट पे कि जिला मजिस्ट्रेट की उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट बनाई थी कि जिला मजिस्ट्रेट की क्या पॉलिसी थी। तो जिला मजिस्ट्रेट के बारे में लिखते हुए उन्होंने लिखा कि मुझे यह कहने का दुख है कि अस्पृश्यों के सत्याग्रह के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट की नीति से मैं संतुष्ट नहीं था। मैंने पिछले ही पत्र में आपको महामहिम को सूचित किया था कि किस तरह पुजारी के घर का एक निजी द्वार जनता द्वारा मंदिर में जाने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है और किस प्रकार से हमारा जो सत्याग्रह है उसको असफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट ने हमारे तर्क को कोई महत्व नहीं दिया और रामनवमी के दिन हमारे तर्क को, हमारी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए न केवल पुजारी के निजी द्वार को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने की अनुमति दी, बल्कि हमारे सत्याग्रहियों को बराबर वाले सार्वजनिक रास्ते पर बैठने से भी रोक दिया। जहां पे वो रोज बैठते थे वहां बैठने से भी रोक दिया। सो निजी पुजारी के निजी द्वारा से मंदिर में प्रवेश पा रहे सवर्णों को रास्ता देने के लिए इन रास्तों से बैरिकेड भी हटा दिया गया। परिणाम स्वरूप सत्याग्रह पर बैठे 300 अछूतों में से 18 को रामनवमी के दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अप्रैल को झगड़ा हुआ था, हिंसा हुई थी। उस दंगे के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने मुझसे कहा कि मैं सत्याग्रह रोक दूं वरना वे पुलिस हटा लेंगे। उनके प्रस्ताव पर सत्याग्रह समिति ने विचार विमर्श किया और उनके प्रस्ताव को, टीएम के प्रस्ताव को समिति ने अस्वीकार कर दिया कि जो मैं समझता हूं कि वो ठीक ही किया। अम्बेडकर लिख रहे हैं, अछूतों के आंदोलन के लिए सत्याग्रह को इस मुकाम पर पहुंचाकर रोकने से बड़ा और कोई अनर्थ नहीं हो सकता था। इससे सवर्ण हिंदुओं को यह संकेत मिलता कि जरा सा बल प्रयोग करने पर
अछूतों के किसी भी आंदोलन को कुचला जा सकता है। बल प्रयोग, हल्का सा बल प्रयोग उनके किसी भी आंदोलन को रोकने के लिए पर्याप्त है। मैं और सत्याग्रह समिति इस परिस्थिति में इस तरह का कोई संकेत नहीं देना चाहता। अगर किसी और वजह से न सही तो केवल इसी वजह से ही हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे कि हम डर के भागे नहीं हैं। अगर आप डराना चाहते तो आपके डर को हराने के लिए हम आंदोलन करेंगे, जारी रखेंगे। जहां तक पुलिस को हटाने का सवाल है, मैं तो चाहूंगा कि बंबई की सरकार इसके परिणामों को अच्छी तरह समझ ले। मेरी समझ से तो इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार उन लोगों की मदद के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहती जो अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बंबई सरकार जिला मजिस्ट्रेट को इस संबंध में उचित निर्देश देगी। सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं कि गड़बड़ हुआ तो फिर देख भी लेंगे। आगे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि आज के टाइम्स ऑफ इंडिया से मुझे मालूम हुआ कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है और लोगों के काला राम मंदिर के नजदीक आने पर रोक लगाई है। मैं नहीं जानता कि इस आदेश का क्या प्रयोजन है। क्या यह हमारे सत्याग्रहियों को मंदिर के दरवाजे पर बैठने से रोकना है, जैसा कि वे पहले भी करते रहे। मैं अत्यधिक आदर के साथ महामहिम को बताना चाहूंगा कि इस आदेश का सम्मान किए जाने की संभावना केवल तभी है जब जिला मजिस्ट्रेट यह आश्वासन दे कि मंदिर के द्वार इस आदेश में उल्लिखित अवधि तक बंद रहेंगे और पुजारी के घर का निजी प्रवेश द्वार आम जनता के लिए नहीं खुलेगा। जैसा कि मैंने अपने पिछले पत्र में स्पष्ट किया था, यह लड़ाई सवर्णों और अछूतों के बीच की है, सपृष्टियों और अस्पृश्यों के बीच की है और इसे सरकार और अस्पृश्यों के बीच का बनाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। इस स्थिति पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा करने हेतु मैं महामहिम से मिलने को इच्छुक हूं और यदि महामहिम इसके लिए तैयार हैं तो मैं कल दोपहर आपसे मिलने के लिए उपलब्ध हूं। महामहिम का सर्वाधिक आज्ञाकारी हस्ताक्षर PR अंबेडकर। इस समय त्रिचूर में भी मंदिर आंदोलन चल रहा था और आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये वो समय है कि अब गोल में सम्मेलन वाला समय आने वाला है। तो अंबेडकर के पास वक्त की कमी है, तो वो प्रथम गोल में सम्मेलन में चले गए इंग्लैंड। जब इंग्लैंड पहुंचे तो उसकी कहानी सारी मैंने सुना दी है पहले। तो जितना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, आप जाके पहले का वीडियोस देखें, आपको सारी सूचना वहां पे मिल जाएगी कि क्या क्या हुआ था गोल में सम्मेलन में। तो 2 नवंबर 1931 को गोल में सम्मेलन के प्रोसीडिंग के दौरान ही उन्होंने जो सत्याग्रह समिति के महासचिव थे उनको एक पत्र लिखा और पत्र कुछ इस तरह से है कि मुझे बेहद अफसोस है कि मैं तुम्हारे भेजे गए उस पत्र का जवाब न दे सका जिसमें तुम्हारे और कमिश्नर के बीच हुए साक्षात्कार का जिक्र था, उल्लेख था। मैं अल्पसंख्यकों के प्रश्न, माइनॉरिटी के क्वेश्चंस पे इतना उलझा रहा कि मेरे पास 1 मिनट का समय भी नहीं था। याद होगा कि गांधी के साथ जो पूरा वार्तालाप चल रहा है, वहां पे एक्शन रिएक्शन हो रहा है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का समय है, गांधी वहां मौजूद थे। गांधी ने पेच फंसा दिया था वहां, अंबेडकर अकेले थे, इसलिए उनको सारे सवाल का खुद ही जवाब तैयार करना, डेटा लाना, सब कुछ करना होता था, इसलिए टाइम का अभाव था। आगे लिखते हैं, जैसा कि तुम्हारा अनुमान था, मुझे कमिश्नर से एक पत्र मिला था जिसमें मुझे लोगों को नासिक सत्याग्रह बंद कराने की सलाह देने को कहा गया था कि मैं
अपने लोगों को बोलूं कि नासिक सत्याग्रह को बंद कर दो। मैंने अभी तक उस पत्र का जवाब नहीं दिया है, लेकिन मैं अब जवाब देने वाला हूं। मैं उन्हें बताने वाला हूं कि हम रुक नहीं सकते, इसलिए तुम हमारे लोगों से सत्याग्रह जारी करने को कह सकते हो, कि जितने लोगों को बोलो कि कंटिन्यू विथ योर स्ट्रगल, सत्याग्रह। हम सरकार से आदेश प्राप्त नहीं करेंगे, ठीक उसी तरीके से जैसे हम सवर्ण हिंदुओं से आदेश प्राप्त नहीं करेंगे, उनसे आदेश नहीं लेंगे। अभी मोर्चा खोलने के मूड में हैं दोनों तरफ से। आगे लिखते हैं कि हमने अस्पृश्यता को मिटाने के लिए सरकार पे बहुत दिनों तक भरोसा किया, लेकिन इस मामले में उन्होंने कुछ करने के लिए उंगली तक नहीं हिलाई और उसे हमें रुकने के लिए कहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो कुछ नहीं किया तो मुझे क्यों रोकना है? कि हमें रोकने का उनको कोई अधिकार नहीं है। हमें यह बोझ अपने कंधों पर स्वयं लेना होगा और किसी भी कीमत पर इस अत्याचार से स्वयं को मुक्त करने के लिए जो भी कर सकते हैं वो करना होगा। यदि सरकार हमारी मदद नहीं करती तो कम से कम उसे इस अन्यायपूर्ण काम में बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। हमें यह कहने का कोई फायदा नहीं कि हमें विभिन्न वर्गों तथा समुदायों के बीच द्वेष भाव पैदा नहीं करनी चाहिए। सरकार की यह अपील सभी समुदायों से होनी चाहिए, न कि केवल हमसे, न केवल अछूतों से। यह अपील विशेष रूप से उन समुदायों से की जानी चाहिए जो गलत हैं और इस मामले में पाप कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि आप इसका अनुवाद, मतलब मेरे खत का अनुवाद इश्तिहारों में प्रकाशित कर सकते हैं और उन्हें अपने लोगों के बीच प्रसारित कर सकते हैं। मैं मुखेड़ जगह का नाम, मुखेड़ में अपने लोगों और उच्च जाति के लोगों के बीच संघर्ष के संबंध में तार पढ़ता रहता हूं। मुझे खुशी है कि हमारे लोग हर कीमत पर इस लड़ाई को सफलता तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैं उन्हें इस महान संकल्प पर बधाई देता हूं। पता चला है कि आप लोग 5 नवंबर को सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से तैयारियां कर ली होंगी। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए वहां नहीं हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि हमारे लोग अब अपनी समस्याएं समझ गए हैं और उन्हें हर वक्त मेरी जरूरत नहीं होगी। ये चिट्ठी था लंदन से सत्याग्रहियों को। इसी बीच 6 जून 1932 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने नासिक सत्याग्रह के बारे में एक खबर छापी और खबर कुछ इस तरह से है। वो डीएम के हवाले से वो खबर छपी है, विशेष संवाददाता द्वारा। कुल मिलाकर मेरा मानना है कि अस्पृश्यों को, डीएम की तरफ से है, कि कुल मिलाकर मेरा मानना है कि अछूतों को न तो 4 कुंड नहाने का तालाब है पर जाने का अधिकार है और न ही उनमें नहाने का। इसलिए दंड प्रक्रिया की धारा 147(3) के तहत मैं सभी महारों, मंगों, चमारों, भंगियों तथा अन्य अछूतों को लक्ष्मण, धानुष्य, राम तथा सीता कुंडों में जाने तथा उनमें स्नान करने के उनके कथित अधिकार का प्रयोग करने से मना करता हूं, जब तक कि वे सिविल कोर्ट से आदेश न प्राप्त कर लें और जिस आदेश के तहत उन्हें इन कुंडों पर स्नान करने का अधिकार हो। यह कहना है, अखबार लिखता है, यह कहना है नासिक के जिला मजिस्ट्रेट श्री L.N. ब्राउन का, जो उन्होंने सनातनियों और अछूतों के बीच पवित्र कुंडों में जाने और उनमें स्नान करने के अछूतों के अधिकार को लेकर जो कमेटी बनाई थी, जो जांच कमेटी बनाई थी, उसके संबंध में यह आदेश पारित किया।
आगे अखबार लिखता है कि रामकुंड के निकट स्थित आइरिश ब्रिज संधवा के संबंध में मजिस्ट्रेट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह संधवा तीर्थ यात्रियों द्वारा प्रदक्षिणा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पवित्र कुंडों में पूजा पाठ, रिलीजियस सेरेमनी प्रदक्षिणा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आम रास्ते के रूप में इसका प्रयोग नहीं है, गौण है। मेरा मानना है कि प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो रेस्पेक्टेबल पोशाक पहने ईसाई और मुसलमान, रेस्पेक्टेबल पोशाक, डिग्निफाइड क्लोथ्स पहने हुए ईसाइयों तथा मुसलमानों को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति है, लेकिन यह साक्ष्य वर्तमान मामले में, मतलब अछूतों के मामले में जस्टिफाइड नहीं, एप्लीकेबल नहीं है, संगत नहीं है कि यह अछूतों पर यह लागू नहीं होता है। तो यह साबित नहीं किया गया है कि अस्पृश्य हिंदुओं को संधवा प्रयोग करने का कोई अधिकार है। मतलब अछूतों पे रोक लगा दी गई। अच्छा कपड़ा पहने ईसाई, मुसलमान, हिंदू सब जा सकते हैं, अछूत नहीं जा सकते। ये ईसाई क्रिश्चियन थे, विदेशी डीएम थे, लेकिन यहाँ रहते रहते लगता था शायद वो भी जनेऊ लीला के शिकार में जो है वो फंस गए थे। तो ये है आज के लिए इतना ही साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो मेरा यूट्यूब चैनल लाल की क्लास अंबेडकर नामा, उसको पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, समीक्षा कीजिए और लोगों में थोड़ा प्रचार भी कीजिए कि समय कम है, काम ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अब मैं 2 की जगह 3 वीडियो रोज डाल रहा हूँ। मेरी हड़बड़ी आप समझ सकते हैं, मैं कितना जल्दी में हूँ। इतनी सारी राइटिंग्स है अम्बेडकर की, सबको पढ़ना, सबका सारांश निकालना और उसको पहुँचाना थोड़ा दुष्कर मुश्किल काम है, लेकिन मैं लगा हुआ हूँ। तो आपका काम, मेरा काम पढ़ना और बोलना है, आपका काम सुनना और सुनाना है। यूट्यूब चैनल लाल की क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बटन दबाएं और दोस्तों को भी बोलें कि इस यूट्यूब चैनल को देखें। शुक्रिया साथियों, जय हिंद।